हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। मैं हूं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी पॉइंट। आज मैं आप सभी के लिए पीबी शैली की बायोग्राफी लेकर के आया हूं, जिसको मैं डिलीवर करूंगा इस वीडियो में। तो यदि आप पीजीटी, एलटी और एनटीए नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। इसकी मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप कलम और नोटबुक लेकर के बैठें। इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे। वीडियो को पॉज करके आप पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। यदि आप पॉइंट्स बनाना नहीं चाहते हैं तो वीडियो को 5 बार देखने की ज़रूरत है। ये 1, 2, 3 दिन के गैप पर आप देख सकते हैं। चैनल के नीचे 2 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, सब्सक्राइब का और ज्वाइन का। तो यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ साइड में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। इसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है ये ज्वाइन का ऑप्शन है। यदि आप पेमेंट दे करके ऑफलाइन कोचिंग की तरह से स्टडी करना चाहते हैं मेरे चैनल पे, आप मेरे कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, लगातार वीडियोस चाहते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर वीडियोस चाहते हैं, पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं, जो भी आप कमेंट करते हैं उसका रिप्लाई चाहते हैं, तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, हमारे स्पेशल मेंबर बन लीजिए और स्पेशल बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। जब भी आप मेरे वीडियोस को देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करिए। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक रहते हैं, जिस पे प्रेस करके आप उस वीडियोस तक डायरेक्टली पहुंच सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्सी वेसिस शैली, ये फुल नेम है पीबी शैली का। इनका जन्म हुआ 1792 ईस्वी में और इनकी मृत्यु होती है 1822 ईस्वी में। नोट करते चलिएगा। पीबी शैली रोमांटिक एज के कवि माने जाते हैं। रोमांटिक एज में 2 जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। तो पीबी शैली सेकंड जनरेशन से बिलोंग करते थे। रोमांटिक एज सेकंड जनरेशन। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं बर्थ का। यहाँ पर विलियम ब्लेक लिखा गया है, जो कि मिसटाइप हो गया है। यहाँ पर पीबी शैली होना चाहिए था, तो आप पीबी शैली यहाँ पर समझेंगे। तो पीबी शैली का जन्म हुआ 4 अगस्त 1792 ईस्वी को। कहाँ हुआ? फील्ड प्लेस में हुआ। किसके नज़दीक हुआ? होशम के नज़दीक, जो कि इंग्लैंड में पड़ता है। यानी इंग्लैंड के होशम के नज़दीक फील्ड प्लेस में पीबी शैली का जन्म होता है, वो भी 4 अगस्त 1792 ईस्वी में। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं फादर एंड मदर का। तो इनके पिताजी का नाम टिमोथी शैली था और इनकी मम्मी का नाम, यानी माता जी का नाम एलिजाबेथ शैली था। इनके पिताजी एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। किस संसदीय क्षेत्र से थे? वो थे न्यू शोरेम से। न्यू शोरेम संसदीय क्षेत्र से इनके पिताजी एमपी थे, सांसद थे। और इनकी मम्मी लैंड ओनर थी ससेक्स की। पीबी शैली के 3 छोटी सिस्टर्स थीं और एक छोटा ब्रदर था। पीबी शैली के कजिन थॉमस मेडविन ने पीबी शैली की बायोग्राफी लिखी थी और नाम दिया था द लाइफ ऑफ पर्सी वेसिस शैली। नोट करते चलिएगा। एक बार फिर से देखिए उस बायोग्राफी का नाम, द लाइफ ऑफ पर्सी वेसिस शैली, लिखा थॉमस मेडविन ने और ये कजिन थे पीबी शैली के। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन देखते हैं। तो पीबी शैली की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो सियोन हाउस एकेडमी में हुई। सियोन हाउस एकेडमी में आप 1802 से 1804 ईस्वी तक रहे। यानी पीबी शैली 1802 से 1804 यानी 1802 टू 1804 तक सियोन हाउस एकेडमी में रहे। और 1804 ईस्वी में आफ्टर completing his education at Sion House Academy, he joined Eton College. Eton College में दाखिला लेते हैं 1804 ईस्वी में। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर आप बहुत ही बैडली बिहेव किए, जिसके चलते वहाँ के सीनियर बॉयज़ ने आपको पनिशमेंट दिया और उस पूरे इंसिडेंट को नेम दिया शैली बेट्स। 1810 ईस्वी में यानी 1810 आप इंटर किए यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड में। ऑक्सफोर्ड के यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप दाखिला लिए
और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ एक ही लेक्चर अटेंड किए थे, लेकिन आप 16 आवर्स अ डे यानी एक दिन में आप 16 घंटे स्टडी करते थे। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड ज्वाइन करने के 1 साल बाद ही पीबी शेली को यूनिवर्सिटी से निष्कासित कर दिया जाता है। साथ में इनके एक फ्रेंड थॉमस जेफरसन हॉक को भी निष्कासित कर दिया जाता है। इस सब का रीज़न रहता है एक पम्फलेट, एक पुस्तिका जिसका नाम था द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। ये लिखा गया एनोनिमसली, यानी इसमें अज्ञात नाम से लिखा गया, लेकिन लिखने वाले कौन थे? पीबी शेली ही थे, और उसमें हेल्प किया था थॉमस जेफरसन हॉग ने। तो इसी वजह से इन दोनों को निष्कासित कर दिया गया यूनिवर्सिटी से। ऐसा यूनिवर्सिटी मानती है कि ये द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म की ऑथरशिप पीबी शेली के पास थी, और इसी बात को लेकर के पीबी शेली के पिताजी और पीबी शेली के बीच में मनमुटाव हो जाता है, बात बिगड़ जाती है और दोनों के बीच में ब्रेक हो जाता है। मैट्रिमोनियल लाइफ को देखते हैं। जब पीबी शेली 19 साल के थे तभी ये हैरियट वेस्टब्रूक के साथ लव में पड़े। उस समय हैरियट वेस्टब्रूक की एज 16 ईयर्स की थी। इनकी एज थी 18 ईयर्स और उसकी 16 ईयर्स। होता ऐसा है, ये प्लान बना लेते हैं 1811 ईस्वी में और स्कॉटलैंड के लिए भाग जाते हैं, इलोप कर जाते हैं। ये कौन थी? हैरियट वेस्टब्रूक एक ब्रिटिश ऑथर रही थी, और जब ये स्कूल टाइम में थे तब ये पैशनेट लेटर्स डिलीवर किया करती थी पीबी शेली के लिए, और उसमें थ्रेटन किया करती थी, यानी धमकी दिया करती थी कि वो खुद को मार देगी, क्योंकि वो घर पे और स्कूल दोनों पर परेशान रहती थी। पीबी शेली रोमांस में अपने कज़िन हैरियट ग्रुप के साथ फेल हो जाते हैं। इनकी फैमिली प्रॉब्लम हो जाती है, ये भी काफ़ी डिसअपॉइंटेड रहने लगते हैं। तो ये क्या करते हैं, सोचते हैं वेस्टब्रूक की मदद की जाए, क्योंकि वो भी परेशान रहती थी, ये भी परेशान। तो दोनों ने प्लान बना लिया इलोप करने का, और वो इलोप कर जाते हैं स्कॉटलैंड के लिए 1811 ईस्वी में। और 1811 ईस्वी में ही जब हैरियट वेस्टब्रूक की एज 16 कंप्लीट हो जाती है तो 28 अगस्त को 1811 में ही शादी कर लेते हैं, और इनसे 2 संतान की प्राप्ति होती है इनको। और शादी करने के बाद ये आयरलैंड चले जाते हैं। आयरलैंड पहुंचकर पीबी शेली एलिजाबेथ हिचनर में इंटरेस्ट रखने लगते हैं। ये भी एक लेडी हैं, ये स्कूल टीचर थी, और इसने इंस्पायर किया था पीबी शेली को, काफ़ी हेल्प की थी। इनका जो मेजर पोएम है क्वीन मैब, पीबी शेली का जो मेजर पोएम है क्वीन मैब, ये इंस्पायरेशन में लिखा गया किसकी मदद से? एलिजाबेथ हिचनर। आयरलैंड में जब ये गए तो इनसे हिचनर की मुलाकात हुई थी। बाद में पीबी शेली की मुलाकात विलियम गॉडविन से होती है, जिसकी एक पुत्री रहती है मैरी। पीबी शेली मैरी के साथ प्रेम में पड़ते हैं, और विलियम गॉडविन जो कि आथर थे पॉलिटिकल जस्टिस के, पीबी शेली इनको यानी विलियम गॉडविन को अपना हीरो मानते थे। इन्हीं के संपर्क में रहते थे, तो इनकी पुत्री से इनको प्रेम हो गया था। बाद में क्या होता है कि जुलाई 1814 ईस्वी में उसको लेकर के यानी मैरी को लेकर के भाग जाते हैं स्विट्ज़रलैंड। 1815 ईस्वी में पीबी शेली इंग्लैंड वापस आते हैं स्विट्ज़रलैंड से, जब ये लेकर के भागते हैं मैरी को, फिर वापस आते हैं और लंदन के निकट सेटल होते हैं। और ये सब होता है दिसंबर 1816 ईस्वी में। फिर क्या होता है, जब ये लौट करके आते हैं तो इनकी जो पहली पत्नी थी हैरियट शेली, वो सुसाइड कर लेती है इन अ रिवर इन 1816। जिस साल ये आते हैं उसी साल वो सुसाइड कर लेती है। सर्पेंटाइन एक रिवर है, उसी में छलांग लगा करके खुद को मार देती है। और उस समय हैरियट शेली जो कि इनकी पहली पत्नी थी की एज 21 साल थी। जब वो 16 साल की थी तो शादी की थी, 5 साल बाद सुसाइड कर लेती हैं, और उसके बॉडी को उसी सर्पेंटाइन रिवर से रिकवर किया गया था। शेली एंड मैरी गॉडविन इनकी दूसरी वाइफ जिसके साथ ही भागे थे स्विट्ज़रलैंड, वो 1816 ईस्वी में ही
शादी कर लेते हैं। जैसे इनकी पहली पत्नी हैरियट सेली एक्सपायर करती है, उसी साल ये दोनों शादी कर लेते हैं और उसी साल इनको एक पुत्र की भी प्राप्ति होती है। चलिए इनके संतानों को देखते हैं पीबी सेली के। उसमें हैं पर्सी फ्लोरेंस सेली सन, विलियम सेली सन, क्लेरा एबेरिना सेली डॉटर हैं, एंड इयन थे एलिजा सेली। इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है मुझे, तो देख लीजिएगा आप। तो इतनी संतानें हैं इनकी। फर्स्ट पब्लिकेशन आपका देखते हैं, यानी पीबी सेली का फर्स्ट पब्लिकेशन देखते हैं। तो फर्स्ट पब्लिकेशन पीबी सेली का रहा था जेस्ट्रोजी, जो कि पब्लिश किया गया 1810 ईस्वी में, और ये गोथिक नॉवेल था। लाइफ हिस्ट्री देखते हैं। तो जब इनके पहली पत्नी हैरियट सेली की मृत्यु हो जाती है तो ये पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं और 1817 ईस्वी में एक पम्फलेट की रचना करते हैं ये, जिसको नाम देते हैं अ प्रपोजल फॉर पुटिंग रिफॉर्म टू द वोट थ्रू आउट द यूनाइटेड किंगडम। इस पम्फलेट की रचना करते हैं 1817 ईस्वी में, और 1817 ईस्वी में ही पीबी सेली एक लंबे और नैरेटिव पोएम जिसका नाम था लियोन एंड सिथना को पब्लिश करने के लिए अनुमति देते हैं। इसकी कुछ कॉपियां पब्लिश भी हो जाती हैं, लेकिन विवाद हो जाता है तो ये सारी कॉपियों को वापस ले लेते हैं और पब्लिकेशन को बंद कर देते हैं। ऐसा आरोप लगाया जाता है कि लियोन एंड सिथना में व्यभिचार की बात की गई है और ये रिलीजन पर अटैक करता है, तो इस वजह से इसको वापस ले लिया गया और पुनः एडिट किया गया और पुनः इश्यू किया गया और नेम दिया गया द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, जिसको पब्लिश किया गया 1818 ईस्वी में। जो इनकी पत्नी थी दूसरी वाली मैरी सेली, उसने एक नॉवेल लिखा फ्रैंकेनस्टाइन, जिसके लिए पीबी सेली ने प्रीफेस लिखा। पीबी सेली ने अपनी पत्नी के नॉवेल फ्रैंकेनस्टाइन के लिए प्रीफेस लिखा, और इनकी जो पत्नी थी जिनका नॉवेल था फ्रैंकेनस्टाइन, उस नॉवेल का दूसरा भी नाम था जो कि है द मॉडर्न प्रोमिथस। इसको पब्लिश किया गया, यानी फ्रैंकेनस्टाइन को पब्लिश किया गया जनवरी 1, 1818 को। 1820 ईस्वी के आसपास पीबी सेली पीसा आते हैं, जो कि इटली में है, और वहीं सेटल हो जाते हैं। वहाँ पर ये लॉर्ड बायरन से मिलते हैं, ले हंट से, एडवर्ड ट्रेलविनी से, एडवर्ड विलियम्स से, थॉमस जेफरसन हॉक से, थॉमस लव पीकॉक से, मैरी सेली से, जो मैरी सेली तो इनकी पत्नी ही थी, और जॉन कीट्स। इतने लोग मिल कर के विजनरी पोइट्स का एक लिटरेरी सर्किल बनाते हैं और क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं। यहीं पर जॉन कीट्स, जो इनके मित्र थे, बहुत ही कम उम्र में, यंग एज में ही इनकी डेथ हो जाती है। तो पीबी सेली बहुत दुखी रहते हैं जॉन कीट्स के लिए, और एक पोस्टल एलजी की रचना करते हैं जिसका नाम है एडोनाइस। यहाँ पर देखिए एडोनाइस पीबी सेली की रचना है, और ये पोस्टल एलजी है किसके लिए? जॉन कीट्स के लिए। जॉन कीट की मृत्यु कब हुई थी? 1821 ईस्वी में। तो जॉन कीट के मृत्यु के यानी 1821 के एक साल बाद जुलाई 8, 1822 ईस्वी को पीबी सेली खुद एक्सपायर कर जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। जब सेली और इनके मित्र एडवर्ड विलियम्स बॉयज़ लेहॉर्न से लिरची जा रहे थे, जो कि इटली में हैं, रास्ते में ही दोनों डूब करके मर जाते हैं। बेस्ट नोन फॉर, यानी पीबी सेली किसके लिए विख्यात थे, जाने जाते थे, यानी इनकी कुछ रचनाएं ऐसी हैं जिसके लिए ज़्यादा जाने जाते थे। तो उसमें पहला है ओजिमैंडियस, ओड टू द वेस्ट विंड, टू अ स्काईलार्क, म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई, द क्लाउड, द मैसेक ऑफ एनार्की। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए, मुझे मोटिवेट करिए ताकि मैं लगातार आपके लिए नई नई वीडियोस लाता रहूं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जोश नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।